आज हम जानेंगे बियॉन्ड द टाइमस्केप के चैप्टर 2 की कहानी, जहां जूकिंग एक रहस्यमय वायलेट लाइट की तलाश में अपनी जान दांव पर लगाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। पहले एक क्विक रिकैप। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जूकिंग एक स्लम का लड़का है जो एक बर्बाद शहर में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। टूटे देवता के चेहरे वाले आसमान के नीचे खून की बारिश, हर तरफ लाशें और रात को म्यूटेंट बीस्ट्स का आतंक। इस भयानक माहौल में उसने वल्चर का शिकार किया, अपने सीने के घाव का इलाज किया, मैजिस्ट्रेट के मैनर से एक कल्टिवेशन बम्बू स्लिप मिला और सी एंड माउंटेन इनकंटेशन शुरू किया। ये स्लिप उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण बनी थी। अब चैप्टर 2 की शुरुआत होती है जूकिंग के दिमाग में चल रहे सवालों से। कल शाम जो जिंदा इंसान दिखा था, क्या वो सच में वायलेट लाइट के पीछे है या फिर कोई जाल है? ये सवाल उसे रात भर सोने नहीं दिया था। इस बर्बाद शहर में उसने सीख लिया है कि म्यूटेंट बीस्ट्स खतरनाक हैं लेकिन प्रिडिक्टेबल भी हैं। दिन में सोते रहते हैं जब तक आप उन्हें डिस्टर्ब न करें। उनके पैटर्न्स समझ आ जाते हैं, उनकी आवाज़ें, उनके हंटिंग के तरीके। लेकिन जिंदा इंसान, वो जानवरों से भी ज़्यादा धोखेबाज होते हैं। वो सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। फिर भी वायलेट लाइट के लिए वापस जाना पड़ेगा। उसका चेस्ट वुंड दिन ब दिन बदतर हो रहा था और नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। बिना किसी मिराकुलस हीलिंग के वो जानता था कि इन्फेक्शन उसे मार देगा। लेकिन पहले पूरी तैयारी करनी होगी। वो अपना बम्बू स्लिप देखता है। कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, स्टेमिना बढ़ा है, कॉन्फिडेंस आया है, कल्टीवेशन के बारे में बेसिक नॉलेज भी मिली है। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस, हर दिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ। कल्टीवेशन देवता के आने से पहले से मौजूद है। ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है जो हजारों साल पुरानी है। पाथ है क्यू कॉन्डेंसेशन, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, गोल्ड कोर, नैसेंट सोल। उसके बाद क्या है स्लिप में नहीं लिखा। शायद इतने हाई लेवल्स के बारे में जानना भी उसके लिए जरूरी नहीं था। अभी तो वो सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस आर्मेगेडन वर्ल्ड में कल्टीवेशन मौत का खेल है। देवता की ऑरा ने सारी स्पिरिट पावर को म्यूटेजन से गंधा कर दिया है। एक जहर जो कल्टीवेटर्स को अंदर से खा जाता है। ये म्यूटेजन हवा में है, पानी में है, खाने में है। हर सांस के साथ, हर बाइट के साथ ये शरीर में जमा होता जाता है। जब ज्यादा जमा हो जाए तो या तो खून बनकर फट जाओ या पागल बीस्ट बन जाओ। दोनों ही केसेस में मौत निश्चित है। लेकिन बीस्ट बनना शायद ज्यादा भयानक है, क्योंकि तब आप अपने लव्ड वंस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 9 दिन पहले जब देवता ने आंखें खोली, म्यूटेजन बढ़ गया। डजन्स शहर फॉरबिडन रीजन्स बन गए। ये अवेकनिंग इतनी पावरफुल थी कि पूरी दुनिया हिल गई थी। सॉल्यूशन? पुराने कल्टीवेशन टेक्निक्स म्यूटेजन को शरीर के एक हिस्से में बांध कर देते हैं। उसको म्यूटेशन ब्लॉच कहते हैं। ये एक तरह का कंटेनमेंट है, जैसे पॉइजन को एक बॉटल में बंद कर देना। जितना अच्छा टेक्निक, उतना ज्यादा म्यूटेजन हैंडल कर सकता है। बड़े क्लैन्स, सेक्ट्स बेस्ट टेक्निक्स छुपाते हैं, जैसे अपना सबसे बड़ा खजाना। वो जनरेशन से इन टेक्निक्स को परफेक्ट करते आए हैं। हर फैमिली सीक्रेट को केयरफुली गार्ड करते हैं। रोग कल्टीवेटर्स जैसे जूकिंग के पास सबसे कमजोर टेक्निक्स होते हैं, म्यूटेशन का सबसे ज्यादा खतरा। उनके पास कोई बैकिंग नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई गाइडेंस नहीं। फिर भी कल्टीवेशन करना पड़ता है। इस दुनिया में इंसान की उम्र छोटी, बीमारियां हर तरफ। बिना पावर के कल मरने का इंतजार ही करो। एक्स-यू क्विंग को स्लम्स से पता है, एक लड़ाई गलत हुई या बीमारी लगी तो गेम ओवर। वहां कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। स्ट्रांग बनो या मर जाओ, यही रूल है। कल मरूंगा या फ्यूचर में म्यूटेट हो जाऊंगा, कल मरने से बेहतर है। ये उसका फिलॉसफी बन गया था। स्लिप कहता है एक उम्मीद है। रिवर्ड एंशिएंट कॉन्टिनेंट, इंसानों का असली होमलैंड। वहां म्यूटेजन साफ करने का मेथड है, लेकिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए। ये एक लेजेंडरी प्लेस है जहां पावरफुल कल्टीवेटर्स रहते हैं, जहां एडवांस टेक्निक्स हैं, जहां हीलिंग पॉसिबल है। एक्स-यू क्विंग जैसे रोग कल्टीवेटर्स के लिए सपना ही है। वो जानता था कि शायद वो कभी वहां नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी ये उम्मीद उसे जिंदा रखती थी। सुबह होने वाली है, बाहर के हाउल्स कम हो रहे हैं, रात के प्रेडेटर्स अपने हाइडिंग स्पॉट्स में वापस जा रहे थे। एक्स-यू क्विंग अपना चेस्ट वुंड चेक करता है। गॉड की ऑरा और खून की बारिश से सब गंदा हो गया था। नॉर्मल दवा काम नहीं कर रही। वुंड के किनारे ब्लैक हो रहे थे, जो इन्फेक्शन का क्लियर साइन था। अगर बारिश चली गई और वायलेट लाइट नहीं मिली तो दूसरे शहर जाना पड़ेगा बेटर मेडिसिन के लिए। लेकिन ट्रैवल करना भी रिस्की था। रोड्स पर बैंडिट्स होते थे, वाइल्ड बीस्ट्स होते थे, और कौन जानता था कि दूसरे शहर में सिचुएशन कैसी होगी।
चेहरा सफ़ेद, शर्ट से वूंड रैप करता है, लेदर जर्किन पहनता है और पूरी रोशनी का इंतज़ार करता है। उसके हैंड्स थोड़े कांप रहे थे, पेन से या फियर से वो नहीं जानता था। जब आवाज़ें कंप्लीटली बंद हो जाती हैं, वो क्रैक से देखता है, सेफ कंफर्म करता है। कोस्ट क्लियर था। फिर स्टिफ जॉइंट्स स्ट्रेच करता है वार्म अप के लिए। रात भर एक ही पोजीशन में बैठने से मसल्स टाइट हो गई थी। बैग से निकालता है रस्टी डैगर, जांग पर बांधता है, ब्लैक आयरन स्क्यूअर हाथ में, एक सांप का सर क्लॉथ में लपेटकर पॉकेट में। ये स्नेक हेड एक इमरजेंसी वेपन था। अगर कोई उसे ग्रैब करे तो वो इसके पॉइजन से एनिमी को पैरालाइज कर सकता था। डीप ब्रेथ्स लेता है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, बाहर निकलता है। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। पैनिक करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मिस्टेक्स होती हैं। लेपर्ड की तरह सड़कों पर दौड़ता है। उसकी मूवमेंट्स फ्लूइड थी, प्रैक्टिस थी। ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, शू क्विंग जीप चाटता है। अच्छा खाना होते लेकिन दूर है। उसका स्टमक ग्राउल कर रहा था, कल से कुछ प्रॉपर नहीं खाया था। अजीब बात, गॉड की अवेकनिंग में परिंदे ज्यादातर बचे। शायद वो हाई एल्टीट्यूड पर थे जब ऑरा रिलीज हुई थी। शू क्विंग का केव भी परिंदों के पीछे करते हुए मिला था। ऐसी जगह सेफ नहीं पूरी तरह, लेकिन म्यूटेंट्स इनको इग्नोर करते हैं किसी वजह से। शायद बर्ड्स में कुछ नेचुरल प्रोटेक्शन होती है। डायरेक्ट नहीं जाता, पहाड़ चढ़ता है जहां से कल वाला स्पॉट दिख सकता है। स्टेल्थ अप्रोच हमेशा बेटर होता है। पेट के बल लेटकर आंखें छोटी सी खुली रखता है डिटेक्शन से बचने के लिए। प्यूपिल्स श्रिंक। वो इंसान अभी भी वही है, बिल्कुल सेम पोजीशन, सेम फाइन कपड़े, सेम नॉर्मल स्किन। पूरी रात 1 इंच नहीं हिला। ये बात उसे डिस्टर्ब कर रही थी। ये पॉसिबल नहीं। जिंदा होता तो रात के खतरों से कैसे बचा? इस एरिया में कम से कम 3 डिफरेंट टाइप्स के म्यूटेंट बीस्ट्स आते हैं रात को। मुर्दा होता तो म्यूटेंट्स खा गए होते। डेड बॉडीज यहां ज्यादा देर नहीं टिकती। स्कैवेंजर्स हर तरफ हैं। शू क्विंग बिल्कुल चुप रहता है, घंटों देखता है। उसकी पेशेंस रिमार्केबल थी। स्लम्स में जिंदा रहने के लिए ये जरूरी स्किल थी। 6 घंटे गुजर जाते हैं। दोपहर निकल जाता है। सन हाई हो गया था, शैडोज छोटे हो गए थे। आखिरकार टेस्ट करता है। एक पत्थर उठाता है, उस इंसान पर फेंकता है। उसका एम परफेक्ट था। स्टोन एग्जैक्टली हेड पर लगा। थर्ड फिगर हिलता है, फिर नॉर्मल कॉर्प्स की तरह गिर पड़ता है। जैसे ही वो गिरा, ज़ूक्शिंग को समझ आ गया कि ये कोई इल्यूजन था, कोई ट्रैप था। गिरते ही जहां बैठा था वहां से वायलेट रोशनी निकलती है। ये लाइट ब्यूटीफुल थी, मेस्मराइजिंग थी, जैसे लिक्विड स्टार लाइट हो। ज़ूक्शिंग की आंखें चमक जाती हैं। यही है वो लाइट जो 9 दिन से ढूंढ रहा था। उसका हार्ट रेस करने लगा। ये वो मोमेंट था जिसका वो इंतजार कर रहा था। कंट्रोल टूट जाता है। तीर की तरह पहाड़ से नीचे वायलेट चीज पकड़ता है, घूमता है, भागता है। उसकी मूवमेंट्स लाइटनिंग फास्ट थीं। ईयर्स का सर्वाइवल ट्रेनिंग काम आ रहा था। पूरा ऑपरेशन सेकंड्स में। वो जानता था कि जितनी जल्दी वो वहां से निकले उतना बेहतर होगा। 30 मीटर दूर रुकता है, सांस फूल रही है। हाथ में देखता है सुंदर वायलेट क्रिस्टल, चमकता हुआ, ट्रांसपेरेंट। ये क्रिस्टल वार्म था, जैसे कोई लिविंग थिंग हो। पीछे गिरी लाश देखता है। वायलेट लाइट के बिना उसके अच्छे कपड़े सड़ रहे हैं, स्किन हरा काला हो रही है। जो प्रोटेक्शन थी वो खत्म। ये क्रिस्टल ही उस बॉडी को प्रिजर्व कर रहा था, एक नेचुरल प्रिजर्वेशन फील्ड क्रिएट कर रहा था। ज़ूक्शिंग क्रिस्टल को सीने से चिपका कर केव की तरफ भागता है। रास्ते में रुकता है, कंफ्यूज लगता है। कुछ अजीब फील हो रहा था। जर्किन खोलता है, चेस्ट चेक करता है, दर्द गायब, सिर्फ हल्की खारिश। ये इम्पॉसिबल लग रहा था। शक से शर्ट खोलता है, एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं, माउथ खुला रह जाता है। कल वूंड सड़ा हुआ था, किनारे काले, अब ऑलमोस्ट पूरा हील, सिर्फ हल्के दाग, ना खून, ना पस, ना काला गंदा। स्किन फ्रेश लग रही थी, जैसे कभी कोई इंजरी ही ना हुई हो। ज़ू किंग वायलेट क्रिस्टल को देखता है, सांस तेज। इसे पकड़ने से उसका घाव साफ हो गया। ये क्रिस्टल सिर्फ हीलिंग करता है या इसमें और भी पावर्स हैं? क्या ये उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकता है? क्या ये म्यूटेजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है? क्या इसका इस्तेमाल करने का कोई दाम है? क्या ये उसकी कल्टीवेशन जर्नी को बदल देगा? इतने सारी क्वेश्चंस उसके माइंड में आ रहे थे। इस मिस्टीरियस क्रिस्टल की डिस्कवरी के साथ चैप्टर 2 का अंत होता है, लेकिन सवाल बहुत से रह जाते हैं। ज़ू किंग के हाथ में अब एक ऐसी चीज़ है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन इस डेंजरस वर्ल्ड में कोई भी गिफ्ट बिना प्राइस के नहीं आता। क्या ये क्रिस्टल उसके लिए ब्लेसिंग होगा या कर्स? क्या वो इसकी ट्रू पावर को हैंडल कर पाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस क्रिस्टल को पाने की वजह से उसे नए एनिमीज मिलेंगे? ये सब जानने के लिए हमें अगले चैप्टर्स का इंतजार करना होगा।